बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लीडर जो होता है ना नादरीन, वो थोड़ा सा आगे देख रहा होता है। यानी वो चीज़ें जो हम लोगों को नज़र नहीं आ रही होती, नौकरी पेशा लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। यानी नौकरी पेशा शख्स जो है वो अपनी नौकरी से बाहर नहीं देख सकता। जो कारोबारी आदमी है वो अपने फ़ायदे और नुकसान से बाहर नहीं देख सकता। एक जो सियासतदान है वो अपने इक़्तिदार से बाहर नहीं देख सकता। लेकिन लीडर जो है, वैसे कम होते हैं लीडर दुनिया में, लीडर बहुत दूर तक देखता है। और वो जिस नज़र से चीज़ों को देखता है, वक्त साबित करता है कि उसके देखने का एंगल ठीक था। इमरान खान साहब यहाँ पे इस खित्ते में दो बड़े अहम मामलात में दुरुस्त साबित हुए हैं। एक, इमरान खान साहब ने जो कुछ भी अफ़गानिस्तान की जंग के बारे में कहा था वो हूबहू वैसे ही साबित हुआ। इमरान खान साहब 20 साल से कह रहे थे कि अफ़गान जंग का कोई अंजाम नहीं होगा। अब अगर वो जंग को रोकने के लिए इतनी कोशिश करते तो शायद ये जंग चंद महीनों में या चंद हफ्तों में वो जंग रुक जाती। लेकिन अगर आप अदादोशुमार देखें तो इतना पैसा इस जंग पे लग चुका है कि इतना पैसा अगर इस खित्ते की तरक्की पे लगता तो पूरे खित्ते की किस्मत बदल जाती। अब रशिया जो है उसका अगर आप टोटल बजट देखें दिफाई, तो वो पूरे यूरोप से ज़्यादा का है। वही यूक्रेनी सदर जो अमेरिका से निकला तो वहाँ काफ़ी शर्मिंदगी का उसे सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका के जो नायब सदर हैं, इन दोनों ने मिलके जिस तरह का सलूक किया यूक्रेन के सदर के साथ, उसके बाद जब वो यूरोप पहुंचे और बरतानिया पहुंचे तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आकर वज़ीर आज़म जो बरतानिया के हैं उन्होंने रिसीव किया और बड़ा वार्म वेलकम किया। इसके अलावा खबर आ रही है कि जनाब उनको रॉयल रिसेप्शन भी दी जा रही है। यानी जो शहजादा चार्ल्स हैं बरतानिया के, वो भी अब रिसेप्शन दे रहे हैं और वो भी मिलेंगे इनको, ज़ेलेंस्की को, जो यूक्रेन का सदर है। इसके अलावा मैक्रोन हो या जो जर्मनी की गवर्नमेंट है वो हो या जितने बड़े मुल्क हैं यूरोप के, वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। लेकिन ये यूक्रेन को कितना पैसा दे सकते हैं? अभी बरतानिया ने 2.26 अरब डॉलर का कर्ज दिया है यूक्रेन को लड़ने के लिए कि जनाब आप इससे हथियार खरीद लें, आप रशिया के साथ लड़ाई लड़ते रहें। तो अब कर्जा लेकर वो हथियार खरीदेंगे और रशिया के साथ लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा जो है वो जर्मनी ने फुल सपोर्ट का कहा है, ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट का कहा है, कनाडा ने सपोर्ट का कहा है, फ्रांस ने सपोर्ट का कहा है। तो यूरोप अपनी पूरी सपोर्ट दे भी दे तो क्या वो यूक्रेन की मदद कर सकता है और इस जंग को रोक सकता है? तो जवाब ये है कि अमेरिका के बगैर उनके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखें, रूस का अकेले का जो दिफाई बजट है वो पूरे यूरोप के दिफाई बजट से ज़्यादा है, नंबर एक। और रूस ने लगभग 41% तक अपने बजट को, ये जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है जंग का, इसकी वजह से बढ़ाया भी है। दूसरी बात यह है कि जो यूक्रेन के सदर हैं उनका ये कहना है कि 1 से 2 लाख उनको इजाफी फौजी चाहिए होंगे जो फौजी रूस को एक बड़े हमले से रोक सकें। लिहाजा ये फौजी कहाँ से आएंगे? इसमें जब आप अदादोशुमार देखते हैं जो यूरोप के पास हैं अमेरिका के बगैर, तो वो बमुश्किल 30,000 फौजियों का बंदोबस्त और इंतज़ाम कर सकते हैं कि वहाँ पे उन्हें तैनात किया जा सके। तो ये बड़ा मुश्किल है और सूरत-ए-हाल उतनी आसान नहीं है अमेरिका के बगैर जितनी यूरोप को लग रही थी। अब अमेरिका की कमी का एहसास भी होगा। दूसरी जानिब अमेरिका को भी थोड़ा दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का जो इत्तेहादी है वो यही मगरबी ममालिक हैं। ये वाले जो मुल्क है ना, यूरोपीय ममालिक या बरतानिया या ऑस्ट्रेलिया, यही तो दुनिया में अमेरिका के इत्तेहादी है और इनके बलबूते पे अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर रूल करता है। जिस चीज़ को चाहता है उसके ऊपर अपनी मर्जी का फैसला करवा लेता है। तो यहाँ अगर अमेरिका अपने आप को बाहर रखेगा तो अमेरिका के अपने ताल्लुकात भी कुछ हद तक मुतासर होंगे, क्योंकि यूक्रेन को लेकर जितनी बड़ी एक वॉर प्लानिंग की गई थी और जितने ज़्यादा यूक्रेन को लेकर जज्बाती हो गए थे यूरोपियंस, अब उनके लिए पीछे हटना और वापस जाना वो उस तरह से मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका जंगबंदी कैसे करवाता है, रशिया को किन शराइत के ऊपर आमादा करता है और यूक्रेन जो है वो उसको इस जंग में क्या खोना पड़ता है, ये वो बड़े सवालात हैं जिनका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। इन चीज़ों के ऊपर हम नज़र रखेंगे। लेकिन जिस तरह वाइट हाउस में हुआ यूक्रेन के सदर के साथ, उस तरह तो अल्लाह करे किसी के साथ भी ना हो। लेकिन फिर उनकी इज्जत की कुछ हद तक बहाली यूरोप और बरतानिया ख़ास तौर पे पहुंचने पर हुई है। एक और नाजरीन खबर है और वो खबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि एक स्टेटमेंट दिया शर्जील इनाम मेमन साहब ने। अब उसी तरह का एक और स्टेटमेंट दिया है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा ने, अब के जनाब सिंध के वजीर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं सिंध से। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी फार्म 45 और फार्म 47 की बहुत बातें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फार्म 47 वाले हैं। ये उनके मुंह से निकल गया, उनकी ज़बान फिसल गई। एक्चुअली वो फार्म 45 कहना चाह रहे थे। ये एजेंडा क्यों लेकर आ रही है पीपल्स पार्टी बार बार? देखिए, सिर्फ बात यहाँ नहीं रुक जाती, एक स्टेटमेंट और है, उसको अगर आप इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ये स्टेटमेंट है सैयद नवीद कमर साहब का। सैयद नवीद कमर साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। उन्होंने कहा बजट आ रहा है, हुकूमत को बजट में वोट ना देने का ऑप्शन मौजूद है। अभी ये मार्च का महीना है, मार्च पूरा और अप्रैल पूरा गुजरेगा, फिर मई पूरा गुजरेगा, फिर जून में जाके बजट आना है। तो 3-3.5 महीने पहले वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि हुकूमत को बजट में वोट ना देने का ऑप्शन मौजूद है, अगर हम वोट नहीं देंगे तो ये हुकूमत गिर जाएगी, हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। सैयद नवीद कमर, ये हो क्या रहा है? पीपल्स पार्टी एक्चुअली ये बातें क्यों कर रही है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो एक फार्मूला है इस्लामाबाद में डिस्कस भी हो रहा है और बहुत सारे लोग इसके लिए दावा करते हैं कि ये एक्चुअल खबर है पर्दे के पीछे, कि जिस वक्त ये तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो ये भी तय हुआ था कि दोनों आधे आधे वक्त के लिए मिलकर हुकूमत बनाएंगे। यानी शहबाज शरीफ साहब आधे वक्त के लिए वज़ीर आज़म रहेंगे और फिर बाकी आधे वक्त के लिए बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अब ये क्यों होना चाहिए? आसिफ अली जरदारी ये समझते हैं कि उनके बेटे की जो सियासी सलाहियत है वो इस कदर नहीं है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के बाद किसी वक्त खुद से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए तो उसका हाथ पकड़ के एक मरतबा उसे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठाना लाजिम है। तो जरदारी साहब ने अपने मुंह से ये बात एक दिन कही भी थी। आपको याद होगा जरदारी साहब ने फरमाया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब अब आप समझ जाइए ना, वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि उनके बाद ये काम करना इतना आसान नहीं होगा और ये मुमकिन नहीं रहेगा, पीपल्स पार्टी खा जाएगी, क्योंकि बिलावल की वो सियासी समझ बूझ नहीं है जो उनके वालिद की है, या पार्टी पे शायद वो कंट्रोल नहीं है जो उनके वालिद का है। तो अब वो ये चाहते हैं बन जाए, लेकिन हुआ ये कि बीच में एस्टेब्लिशमेंट्स के ज़्यादा नज़दीक हो गई मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुर्बतें बड़ी हैं और जिस किस्म के मनाजिर हमने देखे, ख़ासतौर पर आर्मी चीफ के साथ जो उनकी एंगेजमेंट रही 2-3 मरतबा, उनकी वजह से भी पीपल्स पार्टी में बेचैनी बढ़ी है। और उन्हें लगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं धोखा हमारे साथ हो जाए और फिर मिड टर्म इलेक्शन हो जाए और उसके बाद मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने की तरफ एक सफ़र शुरू कर दिया जाए। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये चीज़ें बेचैन कर रही हैं, तो उस बेचैनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धमकियों में बदलती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रेशर बढ़ाने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी सामने आ जाते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है और ये खबर अगर आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा कि आप हरकतें इनकी चेक करें कि ये कर क्या रहे हैं पाकिस्तान में। एक खातून है 20वें ग्रेड की और उनको जनाब ओहदे से फारिग कर दिया गया है और ये खबर दी है शहबाज राणा साहब ने। शहबाज राणा साहब खबर लेकर आए। खबर यह है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, उनके लिए एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और उसके ऊपर झंडा ना लगाने पर 20वें ग्रेड की खातून अफसर को ओहदे से फारिग कर दिया गया। नॉन कस्टम पेड गाड़ी पता कौन सी होती है? जिसका टैक्स नहीं भरा हुआ होता। अब वज़ीर ख़जाना का काम क्या है? पाकिस्तान से टैक्स इकट्ठा करना। वज़ीर ख़जाना की ड्यूटी क्या है? पाकिस्तानियों से टैक्स इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा पैसा जमा करना और उसको इस तरीके से खर्च करना मुल्क के अंदर कि उससे और पैसा जनरेट हो और मुल्क की मईशत बेहतर हो। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि वज़ीर ख़जाना जो पाकिस्तान के लिए टैक्स जमा करता है, वो वज़ीर ख़जाना खुद एक ऐसी गाड़ी रखता है जो कि नॉन कस्टम पेड है इस खबर के मुताबिक। यानी अगर वज़ीर ख़जाना की अपनी गाड़ी नॉन कस्टम पेड है, उनकी अपनी गाड़ी पर टैक्स अदा नहीं किया गया, तो फिर पाकिस्तान में और कौन टैक्स अदा करना चाहेगा? तो नॉन कस्टम पेड गाड़ी के ऊपर झंडा लगवाना चाह रहे थे। अब ये कोई सरकारी खातून थी, इन्होंने कहा जी कि गाड़ी के कागज़ ही नहीं है, इस पर मैं झंडा कहाँ से लगा दूँ? तो उन्होंने जनाब इस पर कानूनी हैसियत पे सवाल उठाया। उसके बाद वो जो खातून ऑफिसर हैं उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया। ये है नाज़रीन पाकिस्तान में आवे का आवा बिगड़ा हुआ। अब औरंगज़ेब साहब को इसलिए लाया गया था कि ये ज़रा सियासी किस्म के बंदे नहीं हैं, ये उस तरह की लुटमार नहीं करेंगे, इनका कोई सियासी मोटिव नहीं है। लेकिन आप देखें वो भी नॉन कस्टम गाड़ी चलाना चाहते हैं रवायती सियासतदानों की तरह। यानी यहाँ पे खरबूजे को देखकर रंग बदल जाता है और उन्हें इस बात का पता है नॉन कस्टम गाड़ी के ऊपर तो है, गाड़ी तो सस्ती होती है ना, कस्टम बहुत ज़्यादा होता है। मौजें करो, वजारत है पाकिस्तान में, मौज लुटो। लेकिन वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो खड़ी हो गई
और उसको जनाब ओहदे से हटा दिया गया शहबाज राणा साहब की खबर के मुताबिक। नाज़रीन, एक और खबर जो बार बार दी जा रही है कि आज़रबाईजान में शहबाज शरीफ साहब ने जो बार बार दौरे किए हैं, इन दौरों के नतीजे में आज़रबाईजान पाकिस्तान में कोई $2 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है। देखें, ये खबर देने से पहले ना हमारे लोग ज़रा सोचते भी कम है। आप दो चीज़ों पे गौर कर लें। एक तो आज़रबाईजान का जो टोटल जीडीपी है ना, वो पाकिस्तान से 5 गुना कम है। यानी पाकिस्तान का जितना जीडीपी है वो आज़रबाईजान से 5 गुना ज़्यादा है। दूसरा, आज़रबाईजान के अपने ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान से कम है। तो वो अपने जो इतने कम ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं, अभी उन्होंने एक जंग लड़ी है कुछ अर्सा पहले, बड़ी मुश्किल से उनकी इकॉनमी खड़ी हो रही है, वो अपना $2 अरब अपने मुल्क में से निकालेंगे और लाकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर देंगे और उस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जहां पे अपने लोगों को यह एतमाद नहीं है। अभी एक सर्वे मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया ना कि पाकिस्तानियों को 88% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पे एतमाद ही नहीं है, वो करने ही नहीं चाहते। यहां पे हर 5 में से एक पाकिस्तानी सिर्फ ऐसा है जो इसके बारे में सोच सकता है। बाकी लोग तो यहां पे काम ही नहीं करना चाहते, पैसा ही नहीं लगाना चाहते, सरमाए को महफूज ही नहीं समझते। तो ये जिस मुल्क में अपने लोग महफूज नहीं समझते, आज़रबाईजान वहां पे आकर क्यों सरमायाकारी करेगा, सवाल ये पैदा होता है। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो MOU साइन होते हैं ना, इनका कोई जवाब नहीं होता। ये तो खैर सगाली होते हैं ना जी, हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं, इस पे काम कर लेते हैं, इस पे काम कर लेते हैं, इतने अरब डॉलर आ जाएंगे। MOU अगर साइन करने हैं तो आप आज़रबाईजान के साथ एक $100 अरब के MOUs भी साइन कर सकते हैं। यानी मैं एक बंदा पकड़ देता हूं, कोई भी अंग्रेज, कल उसके साथ 10 MOU साइन कर देता हूं $2 अरब के, तो हमें कौन सा कानून पकड़ेगा या पूछेगा? उनकी बुनियाद के ऊपर आप खबरें नहीं बना सकते। आज़रबाईजान के अंदर पाकिस्तानी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं क्योंकि आज़रबाईजान मैंने ट्रैवल किया कुछ अर्सा पहले, तो मैंने ये देखा कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान से वहाँ पे बाकायदा इन्वेस्टमेंट जारी है और वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ उन्होंने वीज़ा और कुछ उन्होंने सहूलतें भी प्रोवाइड की हुई हैं। तो वो तो चाह रहे हैं उनके मुल्क में पैसा आए, तो वो वहाँ से पैसा निकाल कर पाकिस्तान में क्यों लेकर आएंगे, एक ऐसे मुल्क में जिस मुल्क के अंदर ऑलरेडी उस मुल्क के अपने लोग पैसा लेकर उस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। नाज़रीन, परवेज खटक साहब ने काबीना तो ज्वाइन कर ली है शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो अपनी ही काबीना में अजनबी हैं। यानी कोई भी उन्हें खुशामदीद नहीं कह रहा, कोई भी उनका दिफा नहीं कर पा रहा, बल्कि PMLN के लोग कह रहे हैं जी ठीक है, शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि क्यों रखा परवेज खटक साहब को। तो परवेज खटक साहब, इससे बेहतर है कि वो काबीना का हिस्सा ही ना बनते। काबीना का ऐसा हिस्सा बनकर एक अजनबी की तरह वहाँ पे रहना, ये किसी भी ऐसे सियासतदान को जो साबिक में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रहा हो, जो वज़ीर दिफा पाकिस्तान भी रहा हो, उसके लिए खासी मायूब बात है। नाज़रीन, कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से भी ये खबर है और ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। अंदाज़ा कीजिए, एक के बाद एक बुरी खबर आती है। ये मोहसिन नकवी साहब का एक और कारनामा रिपोर्ट हुआ है जी। मोहम्मद उमैर साहब के ट्वीट से मैं आपको ये तस्वीर और वीडियोस दिखा सकता हूँ। पहली ही बारिश में कज़ाफ़ी स्टेडियम के नए तामीर शुदा हिस्से की छतें टपक पड़ी। अरबों पैसे बने इस प्रोजेक्ट में, कितनी करप्शन होगी, ग्रीन लेन की तरह पहली बारिश में ही सब कुछ बह गया। इस खबर पर कितने प्रोग्राम हुए, ये उन्होंने सवाल भी उठाया। मामला ये है तो फिर प्रोग्राम्स तो होने चाहिए थे, निकलना चाहिए था। लेकिन अजीब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब करें या अनवार काकड़ साहब करें, जो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, उसको किसी किस्म की पकड़ नहीं है। यानी मुझे नहीं लगता कभी इसकी इंक्वायरी होगी या कोई पकड़ा जाएगा या पूछा जाएगा कि जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम को आपने बनाया था, एक तो आपने जंगी बुनियादों के ऊपर बनाया, मे बी कोई डिज़ाइन में गलती रह गई, या मे बी कहीं पे गफलत हुई है, या जानबूझकर करप्शन हुई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये मनाजिर हम देख रहे हैं। इसी तरह आपको याद होगा निगरान हुकूमत में आटे का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था। ये अरबों रुपए का स्कैंडल था और बड़ा खौफनाक स्कैंडल था। चीनी का एक स्कैंडल आया था, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। और वजह यह है ना बोलने की और कोई एक्शन ना लेने की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही सारा एक्शन होना है। ये पढ़ी लिखी बात है पाकिस्तान में, उसके अलावा किसी और के ऊपर कोई एक्शन होना नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, एक ज़बरदस्त फैसला किया है और इस फैसले को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। खबर यह है जी कि सूबाई हुकूमत ने 9 मई के बाद दर्ज सियासी नौयत के मुकदमात वापस लेने का फैसला कर लिया है।